प्यारे विद्यार्थियों, 7th चैप्टर का लास्ट पॉइंट है आपकी कृषि रसायन का 7वां लेसन कंप्लीट होने वाला। लास्ट छोटा सा हेडिंग रह गया है, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट। पौधे न्यूट्रिएंट को किस तरीके से, किस विधि से, किस मैकेनिज्म से अधिग्रहण करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं। और ये कंप्लीट लेसन आपको लर्न करना पड़ेगा। आपकी बुक्स में बड़े ढंग से समझाया गया है। अपन शॉर्ट में लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट। पौधे के द्वारा किस तरह से इनका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। अधिग्रहण, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन एक ही बात है। 4 पॉइंट के द्वारा इस हेडिंग को समझाया गया है। पहला पॉइंट है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का रूपांतरण या स्थानांतरण। अभी आपसे आराम से समझाएंगे। क्या लिखा हुआ है? मृदा ठोस कणों में, यानी कि ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। इस सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर जो भी आयंस हैं, इन आयंस का सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल विलयन के अंदर ट्रांसफर होना, रूपांतरण होना पहली स्टेज। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको पहले भी कई तरीके से अपन समझाया था कि ये मान लीजिए आपका कोई प्लांट्स है, इस प्लांट्स के ये रूट है और इसको अपन क्या कहा? रूट जोन। और रूट जोन में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स, इसको पार्टिकल्स को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा अलग से आपको। ये पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के इतने बड़े पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें सॉइल वाटर, यानी ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीचों में, इसको अपन कहते हैं मृदा विलयन और इसको कहते हैं मृदा ठोस कण। ये जो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, इस पार्टिकल्स के ऊपर आयंस के रूप में न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहते हैं। मान लीजिए सपोज करो पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स के जनरली नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो उसके ऊपर अधिशोषित आयंस, अधिशोषित हैं, वो आयंस सबसे पहले सॉइल सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पहले मैकेनिज्म का पहला पॉइंट, मृदा ठोस कणों से विलयन स्टेज में आना। सॉलिड पार्टिकल से सॉइल सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर होना। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है। ये ठोस कण है, ये आयंस किस में आ गए? सॉइल सॉल्यूशन में आ गए। इसका अर्थ है कि अगर जहाँ पर भी ये प्राप्त पेयजल है, आपको बताया था कि मृदा कणों के अंदर पास में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में जो भी जल है उसको कहते हैं मृदा जल, सॉइल वाटर। और वो मृदा जल जो कैपिलरी पोर में है, केशीय जल जिसको कहते हैं, उस केशीय जल के द्वारा ही
आयंस के रूप में ही पौधों की जड़ों के माध्यम से न्यूट्रिएंट का अवशोषण होता है। अब जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट ठोस कणों के ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर थे, वो पहली स्टेज में कहाँ आ गए? सॉइल सॉल्यूशन में। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, रूट जोन में आपको अलग से दिखाया गया कि यहाँ तक तो पहुँच गए, कहाँ आ गए? मृदा विलयन। और ये इस जड़ क्षेत्र में आएंगे। इसको आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा ना, फोरेज एरिया। इसका अर्थ है कि एक विशेष क्षेत्र है, वहीं तक ही प्लांट की रूट जहाँ फैली, वहीं तक ही वो प्लांट आयंस को अब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं दूर जाके लो भैया मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ, वहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, रूट जोन के आसपास न्यूट्रिएंट जैसे अपटेक हो जाएंगे, अगर पास के क्षेत्र में सॉइल सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट और हैं तो डिफ्यूजन के द्वारा वो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे? उसके रूट जोन की तरफ मूवमेंट करके जड़ों के पास पहुंचते जाते हैं और प्लांट के द्वारा अपटेक हो जाते हैं। बड़ा सिंपल तरीका। सॉइल सॉल्यूशन में आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट याद देखो, सॉइल सॉल्यूशन से सरफेस कौन सी? रूट की सरफेस पर आएंगे। दूसरा जो मृदा घोल के हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे? ये नाइट्रेट कहाँ आ गया, या ये कैल्शियम, ये फास्फोरस, ये इस जड़ों के ऊपर आ गए। कि कहाँ से आए? सॉइल सॉल्यूशन से, यहाँ से जड़ के ऊपर, जड़ के अंदर नहीं गए हैं, रूट सरफेस के अंदर आके देखो, सॉइल सॉल्यूशन से आयन का स्थानांतर हो गया। और तीसरा, इसी के द्वारा तीन तरीके से ये अंदर आ सकते हैं। अवशोषण कैसे होता है? ये सिंपल सा तीन मेथड्स आपके बताएं। रूट इंटरसेप्शन द्वारा, बहुत कम मात्रा में अंश का रूट इंटरसेप्शन द्वारा, इसके द्वारा कम मात्रा में अवशोषण होता है, लेकिन रूट जड़ें मृदा के सॉलिड पार्टिकल्स में घर्षण के द्वारा उसके नज़दीक आते हैं, फैलते हैं, और रगड़ के द्वारा जो सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर आयंस हैं वो रूट इंटरसेप्शन के द्वारा जड़ों पर आ जाते हैं। कम होता सबसे अधिक होता है मास फ्लो द्वारा। ज़्यादातर जो सोइल के अंदर ज़्यादा मोबाइल न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, मैक्सिमम सहेती प्रवाह, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट का अवशोषण इस मास फ्लो द्वारा। सिस्टम है प्लांट के ट्रांसपिरेशन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की द्वारा जल की हानि होती है, और जिस स्पीड से जल की हानि होती है उसी स्पीड से जड़ों के द्वारा वाटर का अपटेक किया जाता है, पानी उसकी तरफ खींचता है, ऊपर लेता है। और यह आपको बताया गया है कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जल के घोल के रूप में आयंस के साथ प्लांट में अपटेक हो जाएंगे। तो कहते हैं जैसे ही काफ़ी मात्रा में पानी का जड़ों के द्वारा अपटेक होता है, उस पानी के घोल के साथ ही जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं गतिशील, वो किस में आ जाएंगे? जड़ में आ जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है मास फ्लो। एक धक्के के साथ जो नहीं आना चाहता वो भी उसके अंदर आ जाएगा। और तीसरा है डिफ्यूजन, विसरण। ये आपको बताया था कंसंट्रेशन, जहाँ सांद्रता अधिक है वहाँ से कम सांद्रता की तरफ आते हैं। जो कंसंट्रेशन वाला एम है कि कोई भी सांद्रता का डिफरेंस है, पोटेंशियल जो अंतर है उसकी वजह से। अब प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है तो बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर सांद्रता ज़्यादा है, वो सांद्रता से अपटेक होते जाएंगे। इस तरह के अपटेक को डिफ्यूजन कहा, विसरण कहा। एक सेमी
प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, उस झिल्ली के द्वारा ही डिफ्यूजन होता है इसके अंदर आगे। यानी ये 3 विधियों के नाम, इसमें विशेष तौर से फास्फोरस और की डिफ्यूजन द्वारा होता है। ये नाइट्रेट है, सल्फेट है और कैल्शियम वगैरह के जो भी अलग तरह के सभी ज़्यादा हिस्से होते हैं, इससे बहुत कम होते हैं। अब कहते हैं यहाँ तक पहुँच गए, अब जड़ों के अंदर आयंस के रूप में प्रवेश की 2 विधियाँ और बताई हैं। जड़ों के अंदर आयनों का प्रवेश, एंट्री ऑफ आयंस थ्रू रूट सरफेस। जड़ों के अंदर एंट्री किसकी हो रही है? आयंस की। और अंदर एंट्री के लिए, अंदर मूवमेंट के लिए कहते हैं 2 मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, 2 मेथड्स काम कर रहे हैं। एक का नाम है निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव अब्जॉर्प्शन। एक मेथड्स का नाम है एक्टिव अब्जॉर्प्शन, सक्रिय। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, कुछ ज़्यादा। पैसिव का अर्थ है कि इसी में किसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती, बिना किसी ऊर्जा के उपयोग किए हुए न्यूट्रिएंट का अवशोषण हो रहा है, बिना किसी ऊर्जा के उपयोग किए हुए, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अपना आप हो रहा है। ये थोड़ी कई साइंटिस्ट ने कहा, लेकिन कईयों ने कहा कि कम मात्रा में होता है। स्पंज देखा है, स्पंज, ये कहा जाता है कि जितने भी सेलुलोज हैं, फाइबर हैं, टिश्यू हैं अंदर, वो एज ए स्पंज नुमा कार्य करते हैं। फॉर्म टाइप कुछ होता है ना स्पंज, वो स्पंज क्या होता है? सक कर लेता है, अंदर सोख लेता है, किसको? वाटर को। और सक करने के साथ साथ ही ये बताया कि वाटर अगर अपटेक होगा, उस वाटर के साथ ही, उसके घोल के साथ ही न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर आते हैं, अलग से नहीं जाएंगे। तो ये एक मेथड्स का आपको बताया थोड़ा सा कि भाई प्लांट के अंदर ऐसा कुछ बताया गया है कि उसके सेलुलोज है, फाइबर्स हैं, कुछ ऐसे फाइबर्स स्पंज की तरह कार्य करते हैं। ये साइंटिस्ट इसको नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर कहा एक्टिव ऑप्शन होता है, एक्टिव का अर्थ है एनर्जी इसमें काम में ली जाती है, प्लांट की एनर्जी के द्वारा। ये समझाने की कोशिश की। अब इसके अंदर तो आ गया भैया, इसके अंदर आ गया। इस रूट के अंदर आने के बाद आपको पहले भी बताया ऐसे ऐसे, यहाँ आने के बाद पूरे प्लांट में, लीव्स में, पत्तियों में, तड़े में, जहाँ जहाँ ये फैल जाएगा, इसको कहा जाता है जाइलम। इस पूरे प्लांट में जाइलम के माध्यम से जहाँ इसकी आवश्यकता है न्यूट्रिएंट की, वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ जाके इसका एसिमिलेशन, इसका जो भी कार्य हो जाता है। यही बात मैंने सबसे शुरुआत में जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ये बात कही थी कि 3 वर्ड्स के आधार पर ही पूरा लेसन है। सबसे पहले जो लेसन की शुरुआत की थी, 3 नाम बताए थे। एक तो होता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का अर्थ है सरफेस के ऊपर आ जाना, अंदर नहीं आ रहे, अधिशोषित हो गए, कोलाइडी कणों के ऊपर आ गए। फिर उसका होगा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का अर्थ है अपटेक इनटू रूट, जड़ों के अंदर आ गए, अपटेक हो गया। अपटेक के ये मेथड्स हैं एक्टिव, पैसिव, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। डिफ्यूजन में सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में, इसमें सल्फेट है, नाइट्रेट है, इस तरह के आयंस इसके अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद एक नाम मैंने बताया था ट्रांसलोकेशन, इसका रूपांतरण, स्थानांतरण होता है। यहाँ से ये कहाँ पहुँच गए? जहाँ इसकी आवश्यकता है, पत्तियों में, लीव्स में, क्लोरोफिल बनाने के लिए जगह जगह, वहाँ जाकर इनका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का अर्थ है उसका कार्य क्या है, वहाँ पाचन होता है। ये मेथड्स आपको समझाया गया इन 4 पॉइंटों के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं
उसके ऊपर जो भी आयंस हैं उनका ट्रांसफर सोइल सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा, विलयन प्रावस्था में आ गए, विलयन के अंदर आ गए, ठोस से विलयन में आ गए। उस विलयन का जो सॉल्यूशन से रूट सरफेस तक पहुंच गए, आयंस जड़ों के ऊपर पहुंच गए, तो वहाँ से अवशोषित हो रहे हैं। अवशोषण के 3 तरीके यहाँ बताए गए। रूट इंटरसेप्शन द्वारा जड़ें ज़मीन के अंदर जाती हैं सॉइल के अंदर, तो उसका एक इंटरसेप्शन होता है, घर्षण होता है, उससे आगे। मास फ्लो, जो मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का एक मूवमेंट होता है किसकी तरफ, रूट के अंदर की तरफ। उस मूवमेंट के साथ साथ ही काफ़ी संख्या में न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा मोबाइल हैं, ज़्यादा घुलनशील हैं, ज़्यादा सोल्यूबल हैं, वो इसके अंदर आ गए। एक डिफ्यूज़न का नाम है कि एक झिल्ली के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा, अगर उसकी अंदर की सांद्रता कम है और बाहर न्यूट्रिएंट की सांद्रता ज़्यादा है, तो ज़्यादा सांद्रता वाले मूवमेंट किसकी तरफ करेंगे, अंदर चले जाएंगे। कई दफ़ा इसका उल्टा भी होता है, ये अगर यहाँ ज़्यादा सेलाइन सॉइल है, ज़्यादा लवणीय मृदाएँ हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो कभी कभी सांद्रता बाहर ज़्यादा होने से अंदर का वाटर भी बाहर आ जाता है, लेकिन जनरली अपटेक डिफ्यूजन द्वारा होता है। इसमें आपको पोटेशियम और फास्फोरस का ज़्यादा होता है, पोटेशियम और फास्फोरस का ज़्यादा होता है। ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आयंस का जड़ों के अंदर एंट्री कैसे हो। इसके 2 मेथड्स हैं, पैसिव, एक्टिव। पैसिव का अर्थ है कि उसमें किसी प्रकार की एनर्जी का कोई उपयोग नहीं होता, प्रकृति ने कुछ ऐसे स्पंज नुमा बताए हैं कि उसको सोख लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं फाइबर। एक्टिव अब्जॉर्प्शन ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ मेटाबॉलिक एनर्जी का उपयोग होके सिस्टमेटिक उसको अंदर लिया जाता है। अंदर आने के बाद ये देखो, जड़ से तने एवं पत्तियों में आयनों का स्थानांतर, अंदर आने के बाद आपको सिस्टम दिखाया गया है जाइलम के द्वारा। पूरे प्लांट में जहाँ इसको यूज़ है वहाँ जाकर इसका एसिमिलेशन हो जाता है। और एक और सिस्टम है जो फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है, वो फ्लोएम द्वारा इस प्लांट्स में वापस पहुँच जाता है, फ्लोएम द्वारा। अभी अपन सिर्फ वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक की बात कर रहे हैं, तो अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो जाइलम द्वारा वाटर का और न्यूट्रिएंट का अपटेक हो गया। ये सिंपल एक मेथड था, मैकेनिज्म था। इसका लास्ट एडिंग था कि प्लांट कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, और कैसे उसका एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण कैसे उसका काम है। ये बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक था। लास्ट में कुछ क्रिटिकल लिमिट दिखाए गए हैं आपके बुक्स में, 2 मिनट में जरूर समझ लीजिए। ये क्रिटिकल लिमिट, ये कहा गया है कि सोइल के अंदर या प्लांट के अंदर किस मात्रा में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो एक लिमिट दे दी कि अगर इससे कम है तो अपन उसको कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। सिंपल सा तरीका दिखाया गया, सोइल के अंदर अगर 280 kg प्रति हेक्टेयर से कम नाइट्रोजन उपलब्ध है, तो इस प्रकार की मृदाओं को ये कहेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी है, किसकी, नाइट्रोजन। किसके अंदर, सोइल के अंदर। ये फिगर आपको लर्न करना है। लेस देन यानी 280 से कम है तो वो ऐसी सभी सोइल्स क्या होंगी, लो इन नाइट्रोजन। और अगर 1.5% से कम है किसी प्लांट में तो वो क्या होंगी, पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। ये कुछ क्रिटिकल लिमिट है, यानी इससे कम क्रांतिक स्तर है, इससे कम सोइल में और प्लांट में अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है तो उसको अपन लो कहेंगे। आगे जाकर कई बुक्स में इसको मीडियम और हाई भी कहा गया। अभी अपने एक ही क्रिटिकल लिमिट है, इससे कम होते ही वो न्यून है, कमी है। फास्फोरस के लिए 20 kg प्रति हेक्टर, प्लांट में लगभग 2% के आसपास। के लिए 100 kg प्रति हेक्टर और 1.4 लेस तक। ये एक छोटा सा
टेबल के रूप में आपकी बुक्स में एज इट इज़ दिया गया है, इसलिए इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, आपको लर्न करना। बस इतना कहना है कि ये क्या चीज़ है। अगर 280 से कम सोइल में एन है तो वो सभी सोइल्स डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट हैं, किसके लिए? नाइट्रोजन की। किसी प्लांट में 1.5% से कम है तो वो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपेयर करेगा, किसके? नाइट्रोजन की। ये पॉइंट आपको दिखाए गए, ये आपके बुक का लास्ट पॉइंट था। अब ये लेसन था, इसके 4-5 या हो सकता है ज़्यादा वीडियो बने हों, लेकिन इसको उसी सीक्वेंस से आपको लर्न करते हुए, उस सीक्वेंस से आपको देखते हुए याद करना है अच्छी तरह से। और इसी लेसन का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का जो मेथड्स है, तरीका मैं बता दूंगा। आपके घर वालों को कुछ बीच ही रखेंगे, घर वाले आपका टेस्ट लेके हमारे तक आपकी जो भी कॉपी है टेस्ट की वो पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जो एक तरीका है, मेथड से मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में याद करके कॉपी में लिखने हैं और वो कॉपी मेरे पास पहुँचे। या आप लोग भी आ सकते हैं भी कैसे टेस्ट देना, लेकिन 7वां लेसन आपको अच्छी तरह से याद होगा तो ही हम आगे वाला लेसन करवाएंगे, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 1/4 कोर्स सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया। 1/4 यानी 1 से लेकर 3 लेसन कंप्लीट और ये 7वां लेसन। टोटल आपके हैं 12 लेसन। अपन उसमें से कर लिए 4 लेसन। पहला सोल्स, रॉक्स, मिनरल्स, वेदरिंग। रिपीट कर रहे हैं, पहला लेसन सोइल, मिनरल्स, रॉक्स, वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन। दूसरा लेसन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। पहला मृदा क्या है? खनिज, चट्टानें और मृदा का निर्माण। दूसरा लेसन मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा में कौन कौन से। और तीसरा लेसन सॉइल कोलाइड्स। और 7वां लेसन पौधों के आवश्यक पोषक तत्व। पौधों के आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, कैसे ये काम। ये आपके 4 लेसन मैंने कंप्लीट करवा लिए। अब 4 लेसन का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। और इस टेस्ट के बाद अगले वीक अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के कुछ लेसन स्टार्ट करेंगे। इसलिए एक बार 4 लेसन को लर्न कीजिए, इसको अच्छे तरह से पढ़िए। आज के लिए इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स, अच्छी तरह से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट के लिए, शुभकामनाएं। घर पर बैठें, नहीं पढ़ें अच्छी बात है, वीडियो देखें, पूरा देखें। मेरे पास सभी तरह की इन्फॉर्मेशन है कि जनरली वीडियो कोई पूरा नहीं देखता। हाँ, दूसरे वीडियो पूरे देखते हैं। इतना समय नहीं है कि पूरा 25-30 मिनट को कंसंट्रेट होकर देखा जाए। किसी ने 2 मिनट देखा है, किसी ने 5 मिनट देखा है, हाईएस्ट किसी ने 7 मिनट ही देखा है। अब देख लीजिए आप कितना सीरियस हैं आप पढ़ाई के प्रति, क्या करने जा रहे हैं।